आवर होम इन स्पेस। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देख लीजिए आप लोग। तो इनके ऑथर के बारे में बता देते हैं, इस एसे के ऑथर के बारे में। तो जेम्स जीन्स हैं इसके ऑथर। उनका जन्म 11 सितंबर 1877 ईस्वी को हुआ था। इनकी शिक्षा जो है लंदन के मर्चेंट टेलर स्कूल में हुई थी, जिसमें कि उन्होंने 1890 में प्रवेश लिया था। मतलब 1877 में उनका जन्म हुआ और 1890 में इनके द्वारा मर्चेंट टेलर स्कूल में, जो लंदन में स्कूल है, उसमें दाखिला लिया गया। और इनकी मृत्यु जो है वह 16 सितंबर 1946 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। वह एक प्रतिभाशाली अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, लेकिन न केवल ब्रह्मांड की विशालता से प्रभावित थे, उन्होंने सक्रिय रूप से इसके रहस्यों को उजागर किया। तो उनको ब्रह्मांड में बहुत रुचि थी। जैसा कि आप एक देख रहे होंगे लाइन कि ही वॉज अ ब्रिलियंट इंग्लिश साइंटिस्ट बट वॉज नॉट जस्ट फैसिनेटेड बाय द यूनिवर्स वास्टनेस, ही एक्टिवली अनरिवेल्ड द इट्स मिस्ट्रीज। तो मिस्ट्री मतलब क्या होता है? सेक्रेसी, धागा खोलना। तो वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे कि वैज्ञानिक बनकर चुपचाप बैठे हुए हैं, बल्कि वो यूनिवर्स की मिस्ट्री को भी खोलते हैं। और इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की ही बात की गई है। यदि आप ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़े होंगे, सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी यदि आप पढ़े होंगे, तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। जेम्स जीन के द्वारा दिया गया है, कांट के बारे में दिया गया है, इमैनुअल कांट वगैरह के बारे में। तो जेम्स जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जेम्स जीन्स के बारे में। तो आप पैराग्राफ देखते चलिए, हम इसका हिंदी बताते चलते हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे नहीं इस समय, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो उन्होंने सक्रिय रूप से ही एक्टिवली अनरिवल्ड इट्स मिस्ट्री। तो उन्होंने सक्रिय रूप से रहस्यों का उजागर किया। वह सिर्फ एक खगोल शास्त्री ही नहीं, बल्कि एक गणितज्ञ भी थे। ही वॉज नॉट ओनली ए एस्ट्रोनॉमर बट ऑल्सो ए मैथमेटिशियन। तो उनका स्टोरी टेलर मतलब नैरेटिव बनाना, कहानी बनाना, वो उनको गॉड गिफ्टेड ही था। वह एक प्रतिभाशाली कहानीकार भी थे, जिन्होंने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को भी ब्रह्मांड के बारे में मनोरम कथाओं में अनुवाद किया। थ्रू हिज इंगेजिंग राइटिंग ही ओपनड पीपल आई टू वंडर ऑफ द कॉस्मिक होम। ब्रह्मांड के छिपे रहस्यों के बारे में विस्मय और जिज्ञासा की भावना जागृत की। उन्होंने न केवल खगोलीय पिंडों के संग्रह के रूप में, बल्कि वास्तव में एक शानदार और आकर्षक जगह के रूप में, जिसे हम घर कहते हैं, ब्रह्मांड की सराहना करने में हमारी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब चलिए समरी की ओर चलते हैं। इन आवर होम इन स्पेस सर जेम्स जीन्स थ्योरिसाइज अबाउट द हाउ अर्थ एंड अदर प्लेनेट कैम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इस ऐसे में उनके द्वारा बताया गया, इस ऐसे में वो बता रहे हैं कि जेम्स जीन्स द्वारा किस प्रकार से पृथ्वी के बारे में बताया गया और इस पृथ्वी का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, मतलब इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो एंशियंट टाइम में, मतलब प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि पृथ्वी जो है एक इमूवेबल मास था, मतलब एक मास का गोला था, एक बहुत बड़ा गोला था, वास्ट गोला था। विच वॉज एट सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जिसके पास एक यूनिवर्स के सेंटर में था, मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में था। हाउएवर सम एंशियंट ग्रीक थिंकर्स हेल्ड डिफरेंट ओपिनियन। लेकिन बहुत सारे जो ग्रीक के थिंकर हैं, विचारक, वो अलग अलग सोचते हैं। जिस प्रकार से एक पाइथागोरस महोदय आते हैं, तो पाइथागोरस का मानना है कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है, ग्लोब के जैसा है, ग्लोबुलर इन शेप, और जो स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में तैरती है। जबकि अरिस्टार्चस जैसे कुछ लोग का मानना है कि यह न केवल अंतरिक्ष में तैर रही है, अपितु सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। फिर इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द कॉपरनिकस आते हैं और कंसिक्यूटिवली पॉइंटेड आउट दैट द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। और उनके द्वारा भी ये कहा गया कि जो ये प्लेनेट है अर्थ, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर गैलीलियो महोदय आए, पंख और पत्थर फेंकने वाले पीसा टावर से। इनको तो शायद जेल भी हुआ था, जिनके द्वारा स्मॉल जी और कैपिटल जी का वैल्यू दिया गया। तो चलिए, यहाँ फिजिक्स की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ बात हो रही है आवर होम इन स्पेस। तो गैलीलियो आते हैं और गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाया, मतलब टेलीस्कोप उसको कहते हैं। और टेलीस्कोप का निर्माण करते ही कहीं न कहीं एक ब्रह्मांड का, एक अंतरिक्ष का भेद खुलना, धागा खुलना आरंभ हुआ। इसके साथ ही यह गौरवपूर्ण दावा समाप्त हो गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। तो पहले तो पृथ्वी को ही केंद्र मान लिया गया था ब्रह्मांड का। फिर सर जेम्स जीन्स नाउ टेल अस अबाउट काउंटलेस स्टार इन द यूनिवर्स। सर जेम्स जीन्स अब हमें ब्रह्मांड के अनगिनत सितारों के बारे में, तारों के बारे में बताते हैं। आकाशगंगा अंतरिक्ष में पृथक तारों का एक क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ अ स्टार आइसोलेटेड इन स्पेस, जिसके अंदर हमारा सूर्य भी है। तो सन इज ऑल्सो स्टार। मिल्की वे
is only one of a vast number of a similar cluster of star or galaxy as we call them, and each of these also contain another 10 million. It's ones, tens, 100,000, 10,000 lakh. It means 10 millions or so far. तो 10 लाख मिलियन जो है वह तारा एक मिल्की वे में रहता है, मतलब एक आकाशगंगा में रहता है, एक गैलेक्सी में रहता है। सॉरी, मिल्की वे तो हमारा आकाशगंगा का नाम है। मंदाकिनी वगैरह जो है आकाशगंगा का, जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसमें हम बताएंगे। Most of the stars are too far away to be counted even in a large telescope, but strange through it may seem it is possible to weigh a lot. तो इसके अधिकांश तारे जो हैं वो दूर दूर हैं और उन्हें एक बड़ी दूरबीन में भी गिनना असंभव है, लेकिन यह अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत अधिक वजन करना संभव है। Using the metaphor of grassy field to suggest there are more stars in the sky than there are blades of grass on the entire surface of Earth, Sir Jeans gives us an idea about enormity of the universe. तो घास के मैदान के रूपक का उपयोग करते हुए सुझाव देने के लिए एक पृथ्वी की पूरी सतह पर घास के पत्तों की तुलना में आकाश में अधिक तारे हैं। मतलब जिस प्रकार से पृथ्वी पर घास बिखरा हुआ है, घास के पत्ते बिखरे हुए हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर तारे हैं, मतलब आकाश में। मतलब पृथ्वी पर घास फैला हुआ है तो उसी प्रकार वहाँ तारा फैला हुआ है। ये एक मेटाफोर है, एक कहावत उन्होंने कहा, एक कंपेयर किया। वी कैनॉट नो फॉर श्योर वेदर अदर स्टार इन द यूनिवर्स आर अकम्पेन्ड बाई प्लेनेट। तो हम निश्चित रूप से यह नहीं जान सकते हैं कि ब्रह्मांड में अन्य तारों के साथ साथ ग्रह में भी यह है या नहीं, ग्रह भी है या नहीं। One way of finding this out would be figure out why the sun has planet. तो इसका पता लगाने के लिए एक तरीका यह पता लगाना होगा कि सूर्य में ग्रह क्यों है। The sun, he suggests, is a very ordinary star of average size, brightness, weight and temperature. When it comes to Earth, it is also an ordinary average size planet. तो उनका सुझाव है कि सूर्य औसत आकार, चमक, वजन और तापमान वाला एक, मतलब टेम्परेचर तो रहता है उसके कोरोना पर सन के कोरोना पर 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है, समझ सकते हैं। और हम लोग जो सूरज की किरणों की वजह से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे यहाँ लेयर है उसके कारण हम बच सकते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। जैसे कि एस्थेनोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, तो यही सब बचाता है, यही सब लेयर। तो द प्लेनेट ही सजेस्ट इज़ वेरी ऑर्डिनरी। हाँ, तो उनका स्वभाव है कि सूर्य औसत आकार का है, चमक, वजन और तापमान वाला, बहुत ही सामान्य तारा है। जब पृथ्वी की बात आती है तो यह भी एक सामान्य औसत आकार का ही ग्रह है। अब देखिए क्वेश्चन है इसी में। सो वाई वी वुड द सन और द अर्थ बी फेवर्ड इन एनी वे। तो फिर सूरज या पृथ्वी को किसी भी तरह से एहसान क्यों नहीं दिया जाएगा, फेवर्ड इन एनी वे, क्यों नहीं फेवर्ड किया जाए। तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि किसी भी चीज़ को, द यूनिवर्स इज सो बिग इट इज़ हार्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग एज ट्रूली स्पेशल। Everything including our sun and earth exists because of natural law, not because they were chosen. It's like a giant cosmic recipe and we just happen to be living on a planet with the right ingredients. So while we can appreciate our home and the sun that keep it warm, it's important to remember we are just one part of a much bigger and amazing cosmic story. तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि किसी भी चीज़ को वास्तव में विशेष मानना कठिन है। हमारे सूर्य और पृथ्वी सहित हर चीज़ का अस्तित्व प्राकृतिक नियमों के कारण है, इसलिए नहीं कि उन्हें चुना गया है। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय नुस्खा की तरह है और हम सही सामग्री के साथ साथ एक ग्रह पर रह रहे हैं। इसीलिए जबकि हम अपने घर और इसे गर्म रखने वाले सूर्य की सराहना कर सकते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम एक बहुत बड़ी और अद्भुत ब्रह्मांडीय कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। मतलब अर्थ पर हम लोग रह रहे हैं तो एक बहुत छोटा सा कहानी हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ सूरज का भी सराहना करते हैं, क्योंकि पृथ्वी को गर्म रखने का कौन काम कर रहा है, तो सूरज। और सूरज को तो हमारे धर्म में पूजा भी जाता है, सूरज को भगवान माना गया है, सबसे बड़ा भगवान।
अनदर वे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ द सन प्लैनेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, एक समझने की एक प्रॉब्लम आता है समझने में कि सूरज और प्लैनेट जो अर्थ है हमारा वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे जानने में आया। तो सर जेम्स जीन इन पर कुछ सिद्धांत देते हैं। ऑफर्स सम थ्योरी ऑन हीज इनिशियली ही थॉट दैट बीट फॉर द मैटर वे आर थ्रोन ऑफ फ्रॉम द रैपिडली स्पैनिंग स्टार एंड दे आर बिकम प्लैनेट। तो इंट्रोडिंग स्टार का एक नाम आता है, यदि आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसमें पता चलता है, और हम ही ज्योग्राफी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे एक दिन, मतलब इसी तरह वीडियो में, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो सर जेम्स जीन्स कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभ में यह सोचा गया था कि तेज़ी से घूमते तारे के एक पदार्थ के टुकड़े फेंके गए होंगे और वे ग्रह बन गए होंगे, लेकिन इन सब में जो है वो है क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म वगैरह के बारे में तो इसमें चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो एक लेख है, अब लेख पर हम क्या क्रिटिसिज्म कर देंगे। तो ये एक कहानी की तरह इनके द्वारा लिखा गया है। फिर वो कहते हैं हाउएवर वी नो दैट द सन कैन नेवर बी हैव रोटेड इन सच अ स्पीड सो दिस एक्सप्लेनेशंस विल नॉट होल्ड। तो पहले तो कहते हैं कि जो ये पूरा एक ही होगा, मतलब जितने ग्रह वगैरह हैं सब एक ही में के पास एक मास बॉल होगा और वो घूमते घूमते पूरा फास्ट घुमा होगा और 9 छल्ला जो है वो निकल गया होगा, जिससे कि 9 ग्रह बन गया। लेकिन 2008 में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब इधर सुन रहे थे कि चर्चाएँ थी कि प्लूटो को फिर से ग्रह की श्रेणी में लिया जाएगा, क्योंकि प्लूटो काम ही कर रहा था, कभी इधर कभी उधर। आप भी कभी उछल के उधर जाइएगा तो आपको भी लोग इज्जत नहीं देगा, इसलिए एक जगह स्थिर बनना रहता है और अपने इलिप्टिकल पाथ पर चलना होता है। एक ग्रह की यदि आपको पहचान लेनी है तो आप तो नहीं ले सकते, ना हम भी ले सकते हैं, मतलब ग्रह के बारे में ही बोल रहे हैं। तो फिर दूसरा बात वो बोलते हैं कि हालांकि हम सब जानते हैं कि सूर्य कभी इतनी गति से नहीं घूमता है, इसलिए यह व्याख्या मान्य नहीं होगी। पहले तो उनके द्वारा कहा गया कि बहुत बड़ा मास होगा, बहुत स्पीड में घुमा होगा, जिससे कि 9 छल्ला निकला तो ग्रह वगैरह बन गए। अब यदि बात आती है, द सेकेंड थ्योरी इज दैट अ सेकेंड स्टार ऑफ मैसिव साइज कमिंग क्लोज टू द सन एंड रेजिंग ह्यूज टाइड इन द सन। अब देखिए एक छोटा सा तारा आकर के सन के साथ टकराता है, तो दूसरी थ्योरी में उनके द्वारा कहा गया एक विशाल आकार का एक दूसरा तारा सूर्य के करीब आता है। मैसिव साइज है, सॉरी दोस्तों मैंने छोटा साइज आपको बोला था। तो मैसिव साइज का स्टार जो है, मतलब विशाल साइज का एक तारा जो है वो सूर्य के साथ टकराता है और एक ज्वार की तरह एक टाइड को उठाता है। टाइड को उठाने की वजह से वहाँ पे घिसन होती है और घिसन के कारण भी बहुत सारे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि प्लैनेट निकले। hypothetical scenario of how our solar system including 8 Earth might have formed from gravitational interaction between our sun and another passing star billions of years ago। तो एक हाइपोथेसिस जो मतलब एक सोच जो होती है, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि कैसे जो ये सोलर सिस्टम है उसका निर्माण हुआ, साथ ही साथ हमारा जो ये धरती है उसका किस प्रकार से निर्माण हुआ और किस प्रकार से ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन जो है वो इन तमाम चीज़ों को करने में मतलब ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन जो है वो मदद की। अभी एक पेज है दोस्तों और लगता है लंबा वीडियो ही बनेगा। तो इंट्रोडक्शंस टू स्टार इन स्पेस। अब स्टार का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सर जेम्स जीन्स stars by explaining that the majority of stars in the universe travel alone, they are moved through vast expanses of space often without coming close to other stars। तो सर जेम्स जीन के द्वारा कहा गया कि स्टार जो है ये बहुत ही मेजोरिटी नंबर में होगा। वो कह रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड में मेजोरिटी के नंबर में होगा और अकेले ही ट्रेवल करता होगा और इसका वास्ट एक्सपेंसेस हो गया होगा स्पेस में बिना एक दूसरे के साथ क्लोज आए, मतलब टकराए। ये स्टार के लिए उन्होंने बोला। अब रेयर इनकाउंटर ऑफ स्टार, तो अबाउट 2 बिलियन ईयर अगो, 2 बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन ही आता है, तो 2 बिलियन ईयर्स अगो एन एक्सट्रीमली रेयर इवेंट अकर्ड, एक बहुत ही रेयर केस अकर्ड हुआ, उत्पन्न हुआ। अनदर स्टार हैपन टू कैम रिलेटिवली क्लोज टू अवर सन इन स्पेस, एक और सन, ये इंक्लूडिंग स्टार का ही इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, ज्योग्राफी पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक और जो है वो स्टार जो है सन के कॉन्टैक्ट में आया। दिस वॉज अ मच अनयूजुअल अकरेंस बिकॉज ऑफ वास्टनेस ऑफ स्पेस।
तो तारों का दुर्लभ मिलन जो लगभग 2 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत दुर्लभ घटना घटी। एक और तारा अंतरिक्ष में हमारे सूर्य के अपेक्षाकृत करीब आया। अंतरिक्ष की विशालता के कारण यह बहुत ही असामान्य घटना थी। अब टाइडल इफेक्ट ऑन सन, टाइडल थ्योरी। जस्ट लाइक हाउ द मून काउजेस टाइड ऑन द अर्थ, तो आपने सुना होगा कि मून भी काउज करता है टाइड, मतलब इवन ओशियन में मून के द्वारा ये टाइड क्रिएट किया जाता है, ज्योग्राफी में पढ़िएगा। दिस सेकेंड स्टार वुड हैव काउज सिग्निफिकेंट टाइडल इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सन, हाउएवर देयर टाइडल इफेक्ट वुड हैव बीन मच मोर पावरफुल देन व्हाट द मून काउज ऑन अर्थ। तो सूर्य पर ज्वारीय प्रभाव, तो टाइडल मतलब ज्वार ही होता है, टाइडल टाइड एंड टाइम एंड टाइड, ज्वार और भाटा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा पृथ्वी पर ज्वार का कारण बनता है, उसी इस दूसरे तारे ने सूर्य की सतह पर महत्वपूर्ण ज्वारीय प्रारंभ किया, मतलब एक टाइड को पैदा किया। हालांकि ये ज्वारीय प्रभाव पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण होने वाले प्रभाव से नहीं अधिक शक्तिशाली रहे होंगे। फॉर्मेशन ऑफ टाइडल इफेक्ट ऑन सन, ये तो मैंने बता ही दिया। अब फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन ऑन द सन, सूर्य पर पर्वत का निर्माण। तो दूसरे तारे के कारण उत्पन्न तीव्र ज्वारीय, मतलब एक तेजी झटका के कारण, एक टाइड के कारण तेजी से सूर्य की सतह पर एक विशाल ज्वारीय लहर पैदा हो गया होगा। जैसे जैसे दूसरा तारा करीब आता गया होगा, वह ज्वारीय लहर धीरे धीरे विशाल आकार के पहाड़ में तब्दील हो गया होगा। अब फिर ये पर्वत का टूटना, वो मास कैसे, फॉर्मेशन ऑफ मास, ब्रेकअप ऑफ माउंटेन। अब वो सूर्य पर जो पर्वत बना वो कैसे टूटा, ये एक हाइपोथेसिस है दोस्तों, ये सच नहीं मान लीजिएगा, ये हाइपोथेसिस है। जैसे जैसे दूसरा तारा सूर्य के निकट आता गया, ज्वारीय शक्तियाँ अत्यंत प्रबल हो गई। अंततः इन बलों ने सूर्य की सतह पर स्थित पर्वत को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ग्रह का निर्माण, सूर्य की सतह पर स्थित पर्वत से टूट कर निकले छोटे छोटे टुकड़े सूर्य की परिक्रमा करने लगे, समय के साथ साथ एकजुट होकर ग्रहों में बदल गए। इन्हीं ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी है। तो आप बिग बैंग थ्योरी भी पढ़े होंगे, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें कि नेबुलर हाइपोथेसिस को माना गया कि नेबुलर घूम रहा था, आग का गोला था और वो घूम घूम के टूटते टूटते चले गया, जो कि प्लेनेट का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट, दिस स्मॉल फ्रेगमेंट टर्न फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द सन सर्फेसेस बिगन्स टू ऑर्बिट अराउंड द सन, इवन टाइम्स दे आर coalesced and formed into a planet. Our Earth is one of these planet. तो यही जो सूरज पर जो एक पहाड़ बना था तारा के टकराव के कारण, वही फिर टूट करके जब बिखरने लगा तो वो एक प्लेनेट का निर्माण हो गया, जिसमें कि हमारा एक पृथ्वी भी प्लेनेट बना। अब अर्थ प्रेजेंट स्टेट, अब अर्थ का वर्तमान में क्या स्थिति है वो देख लेते हैं। बाय दिस पॉइंट अर्थ हैड रीच्ड अ स्टेट सम वॉट सिमिलर टू इट्स प्रेजेंट स्टेट, सो इट मीन्स दैट द स्टेज वॉज सेट फॉर अपीयरेंस ऑफ लाइफ। तो पृथ्वी की जो वर्तमान स्थिति है, यह इस बिंदु तक कि पृथ्वी कुछ हद तक अपनी वर्तमान स्थिति में समान स्थिति में पहुंच चुकी है। वर्तमान स्थिति में मतलब अपनी समान स्थिति, पहले तो आग का यहाँ गोला था, बहुत साल तक यहाँ बारिश पड़ते रहा, तो ये अब समान स्थिति में आ गई है। और इसका यह मतलब है कि यहाँ के मतलब है कि जीवन के प्रकट होने के लिए मंच तैयार किया गया। मतलब अब यहाँ जीवन जीने की शुरुआत हो चुकी है, मतलब जी रहे हैं ये लोग, मतलब जीवन जीने के लिए यह कुशल है। लाइफ इमरजेंस एंड इवोल्यूशन, with the earth in suitable state, life could emerge and evolve, as it mentioned that life began from humble beginning and increased in complexity over time until the appearance of human। तो जीवन का जो उद्भव और विकास है, इवोल्यूशन है, इमरजेंस है, तो पृथ्वी के उपयुक्त स्थिति में होने के साथ जीवन उभर सकता है और विकसित हो सकता है, क्योंकि इसमें उल्लेख किया गया है कि जीवन साधारण शुरुआत से शुरू हुआ और समय के साथ साथ मनुष्यों में प्रकट जटिलता बढ़ती गई। मतलब इवोल्यूशन हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा रामापिथिकस, होमोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो किस प्रकार से आदि मानव से मानव जो आज प्रेजेंट ह्यूमन मतलब होमो सेपियन बने, तो किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ। तो थैमेटिक एनालिसिस उतना ज़रूरी नहीं है, इतना ही बहुत काफ़ी था, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स ओवर टाइम, तो जीन्स शो हाउ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट बिलीफ टू मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरी। तो जीन्स बताते हैं कि किस प्रकार से एक एंशिएंट में जो हम लोग चल रहा था वो मास और हाइपोथेसिस और नेबुलर, और किस प्रकार से आज मॉडर्न स्टेट में हमारी पृथ्वी पहुँच गई है। द इमेंसिटी ऑफ स्पेस, ही टॉक्स अबाउट हाउ ह्यूज द यूनिवर्स इज, डिस्क्राइबिंग नंबर ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज हेल्पिंग अस ग्रैस्प इट इमेंस साइज। मतलब अंतरिक्ष की विशालता के कारण वो बोलते हैं कि वह सितारों और आकाशगंगाओं की संख्या का वर्णन करके इस बारे में
बात करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, जिसमें हमें इसके विशाल आकार को समझने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है इसके विशाल आकार को समझने के लिए। हाउ प्लेनेट फॉर्म, तो प्लेनेट कैसे बना, ग्रह कैसे बना। तो जीन्स इस बारे में बोलते हैं, एक सिद्धांत की खोज करते हैं कि पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे बने होंगे, तो विशेष रूप से उनके निर्माण को प्रभावित करने वाले तारों के गुजरने के विचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। Condition for life. He explained the condition needed for the life to exist, like the formation of atmosphere and the ocean, and how life might even emerge and evolve on Earth. तो वो बोल रहे हैं कि लाइफ का जो शुरुआत होगा सबसे पहले एटमॉस्फेयर बना होगा, फिर ओशियन बना होगा। तो एटमॉस्फेयर तो ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यदि एटमॉस्फेयर का एक कंबल नहीं होगा इस पूरे वातावरण पे, तो है संभव कि आदमी जी सकता है। ठंड के कारण ही मर जाएगा, गर्मी के कारण ही मर जाएगा। आवर प्लेस इन द यूनिवर्स, तो जीन्स वंडर वाई अर्थ और ह्यूमैनिटी शुड बी कंसिडर्ड स्पेशल इन सच अ वास्ट कॉस्मस, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट अवर सिग्निफिकेंस। तो ब्रह्मांड में हमारा स्थान जो है, जीन्स को आश्चर्य होता है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी की मानवता को विशेष क्यों माना जाना चाहिए, जिससे हमारे महत्व पर सवाल उठते हैं। साइंस एज ए एक्सप्लोरेशन, मतलब अन्वेषण के रूप में विज्ञान। तो throughout the genes remind us that science evolved exploring idea and possibility even we don't have all the answer yet। तो जीन्स कुल मिलाकर यह कहते हैं कि हमें विज्ञान में विचारों और संभावनाओं की खोज शामिल है, भले ही हमारे पास अभी तक इसके उत्तर उपलब्ध नहीं है। तो यही एक टोटल 25 मिनट का दोस्तों वीडियो बन गया है। आवर होम इन स्पेस, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, जेम्स जीन्स के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा ज्योग्राफी में भी बहुत सारा थ्योरी दिया गया है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप इसको देखेंगे इस वीडियो को और एंजॉय करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।